10 mm तक ही सेडिमेंट हो, मतलब 10 mm तक सिर्फ प्लाज्मा बचे, बाकी नीचे प्लाज्मा और आरबीसी दोनों मिले हुए हैं। हो सकता है 1 घंटे में 20 mm तक हो सकता है 30, हो सकता है 40 mm तक। अब ये 1 घंटे में नीचे कितने सेडिमेंट होंगे वो डिपेंड करता है कि आरबीसी कितने वजनदार हैं, उनका वजन कितना है। जो ज़्यादा वजन का होगा वो पानी में जल्दी नीचे बैठ जाएगा, जो कम वजन का होगा वो पानी में तैरता रहेगा, प्लाज्मा में तैरता रहेगा। दूसरा, आरबीसी की डेंसिटी, घनत्व, इस ट्यूब में आरबीसी में डेंसिटी कितनी है। तीसरा, आरबीसी के क्लस्टर फॉर्मेशन कितने बन चुके हैं। जितना क्लस्टर बनेगा उतना ज़्यादा उनका साइज बढ़ेगा, और जितना साइज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। जैसे अगर नॉर्मल सेल हैं तो नॉर्मल सेल्स अगर आप यहाँ टेस्ट ट्यूब्स बहुत सारे बनाएं तो जैसे एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, एक टेस्ट ट्यूब ये हो गया, डबल। अब इसमें प्लाज्मा, इसमें आरबीसीज हैं, जो निगेटिव सरफेस के हैं, ये नॉर्मल ब्लड है, और यहाँ आरबीसीज हैं यहाँ भी आरबीसीज है, जो एबनॉर्मल ब्लड मान सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये फाइब्रिनोजन बाउंडेड है, ये पॉजिटिव सरफेस के साथ है दोनों ट्यूब में। 1 घंटे के लिए इसको भी रख दिया गया, 1 घंटे के लिए इसको भी रख दिया गया। मेजरिंग स्केल यहाँ है 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 स्केलिंग दोनों को रख दिया जाए। ये नेगेटिव सरफेस के साथ आरबीसीज हैं, ये पॉजिटिव सरफेस के साथ आरबीसीज हैं। इस वाले ट्यूब में आरबीसीज एक दूसरे को पुश करेंगे, आप पास नहीं आएंगे क्योंकि सब नेगेटिव है, तो ये क्लम्प नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्यूब में एक आरबीसी का साइज 7 से 8 माइक्रोन होगा। इस ट्यूब में जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इस ट्यूब में एक आरबीसी का साइज 7 से 8 माइक्रोन होगा। और इस ट्यूब में अगर आए तो इस ट्यूब में, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गए हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव हो गए हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स भी हेल्प कर रही है, तो जो ऊपर के आरबीसीज हैं ये नीचे आना शुरू करते हैं। तो इस पॉजिटिव मॉलिक्यूल के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नीचे की तरफ खींचता है, तो ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये रो खाली हो जाएगी, और ये कहाँ आ जाएंगे, इस पॉजिटिव के साथ, और ये आपस में क्लम्प हो जाएंगे। जितने ऊपर से गायब हुए हैं वो नीचे आकर नीचे वाले आरबीसी के साथ चिपक जाएंगे। इसको कहा जाता है एग्लूटिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, एग्लूटिनेशन प्रोसेस। तो ये आरबीसी एक दूसरे में, जो ऊपर का फॉर्मेशन था ये सब लोग नीचे आ गए और ये आपस में जुड़ना शुरू हो गए, क्लस्टर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब ये लोग आपस में जब जुड़ गए तो नॉर्मली आरबीसी का साइज था 7 से 8 माइक्रोन। अब अगर बहुत सारे आरबीसी आपस में जुड़ गए, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 आरबीसी आपस में जुड़ गए, तो ये लगभग मान लेते हैं 40 माइक्रोन के या 45 माइक्रोन के हो गए होंगे। इनका एक क्लस्टर फॉर्मेशन हुआ, ये साइज हो गया इनका। और जबकि नॉर्मल साइज ये था, तो ये साइज इनका बढ़ गया, तो ये लगभग 40 से 45 माइक्रोन के हो गए। तो इनका वजन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि एक आरबीसी का साइज भी जाता कुछ ना कुछ होता है और वेट भी कुछ ना कुछ होता है।
तो अगर ज़्यादा आरबीसी मिल गए तो इनका वेट अब बढ़ गया। अब अकेले आरबीसी जब हल्के थे तो ये नॉर्मली प्लाज्मा में तैर सकते थे, लेकिन जब क्लम्पिंग फॉर्मेशन हो गया और ये क्लॉट बन गए तो ये अब इनको तैरने में दिक्कत आएगी और ये धीरे धीरे सेडिमेंट होंगे। अब आपसे अगर कोरिलेट कराया जाए कि जल्दी सेडिमेंट ये आरबीसी होगा या ये आरबीसी होगा, तो आपको क्या लगता है कौन सा आरबीसी जल्दी सेडिमेंट होना चाहिए? फास्ट सेडिमेंटेशन रेट किसका होना चाहिए? सेकंड वाले का। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, सेकंड वाले का सेडिमेंटेशन जल्दी होना चाहिए। जैसे अगर 1 घंटे तक दोनों को हम लोग स्टैंड में रखें इस ट्यूब को, तो मान लेते हैं कि इसका जो सेडिमेंटेशन mm रेट है 1 घंटे में, ये 20 mm तक ही इसका आए कि ऊपर वाली जो रो थी वो नीचे वाली से मिल गई, तो ऊपर वाला प्लाज्मा बचा, नीचे आरबीसी। तो जहां तक आरबीसी बचा उसको हम लोग नोट करते हैं। तो ये 20 mm ESR आएगा। लेकिन अगर जब यहाँ हम आएंगे और ये भारी हो जाएंगे और फिर इस पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहाँ भी ग्रेविटी फोर्स लगेगी, तो ये ज़्यादा भारी हो जाएंगे और ये जो हैं ये लोग भी तो नीचे जाएंगे, तो इनके साथ भी वही क्लस्टर फॉर्मेशन होगा, तो ये अब ज़्यादा जल्दी नीचे आएंगे। तो ये ज़्यादा जब 1 घंटे में ज़्यादा फास्ट आएंगे नीचे, तो हो सकता है ये 40 तक आ जाएं, 50 तक आ जाएं, जबकि यहाँ 20 तक ही आ पाए थे, धीरे धीरे आ रहे थे, बहुत ही स्लो सेडिमेंटेशन हो रहा था। और यहाँ फास्ट सेडिमेंटेशन होगा क्योंकि इनका वजन बढ़ गया है, इनका वेट बढ़ गया है, इनका फ्लोटिंग सिस्टम अब खराब हो चुका है। तो ये आरबीसी क्योंकि क्लस्टर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जल्दी नीचे आएंगे। तो जिन लोगों में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, फिर से आप आइए लेक्चर पे, जिन लोगों में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा होता है उनमें हो रही होती है ब्लीडिंग, इनर ब्लीडिंग, जो आपको शो नहीं होती है, माइक्रो ब्लीडिंग है। इस ब्लीडिंग को हील करने के लिए, इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, दूसरा जो इंजरीज हैं जिस वजह से ब्लीडिंग हो रहा था उस इंजरी को हील करने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स रिलीज होते हैं। अदर प्रोटीन्स और हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ हमारे लिए फाइब्रिनोजेंस हैं। फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन रिलीज होते हैं और ये प्रोटीन्स आरबीसी के सरफेस को पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि आरबीसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आरबीसी के सरफेस को पॉजिटिव करते हैं। और जब आरबीसी सरफेस पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये एक दूसरे को खींचना शुरू करते हैं और क्लम्पिंग फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका वजन बढ़ जाता है और ये सेडिमेंट जल्दी होते हैं ट्यूब में। इस प्रोसेस का फायदा उठाया साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट कौन थे? वेस्टरग्रेन्स। इस प्रोसेस का फायदा उठाया 2 साइंटिस्ट ने, एक थे वेस्टरग्रेन्स और एक थे विंट्रॉप। वेस्टरग्रेन्स और दूसरे जो थे वो थे विंट्रॉप। तो 2 लोगों ने इस प्रोसेस का फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लड को बाहर निकाला और उनको ये लगा कि ये ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो उन्होंने पूरे दिमाग को यूज किया और उन्होंने इस मेथड को निकाला कि अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा होगा तो आरबीसी क्लम्प होंगे, और अगर क्लम्प होंगे तो जिस मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब उन्होंने दिमाग लगाया और इस चीज़ का फायदा उठाया। और मेडिकल साइंस को इस बात से हेल्प मिली कि अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा होगा तो ESR 1 घंटे में बहुत ही फास्ट सेडिमेंटेशन रेट आएगा, और अगर इन्फ्लामेशन नहीं चल रहा होगा तो ये जो सेडिमेंटेशन रेट है वो मैक्सिमम, उन्होंने एक रेंज निकाला जो उनके रिसर्च पे आया कि उनको लगा कि अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं है तो मैक्सिमम आपका सेडिमेंटेशन रेट सिर्फ 0 से 15 या 20 तक हो सकता है, उससे ज़्यादा सेडिमेंटेशन रेट होगा ही नहीं। वो उनके अपने रिसर्च थे और वो अभी भी यूजफुल हैं। तो अगर किसी में इन्फ्लामेशन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सेडिमेंटेशन होगा नहीं, लेकिन वो बहुत ही स्लो सेडिमेंटेशन होगा। जैसे आप किसी ग्लास में कोई भी दाने छोड़ते हैं तो कितने भी तैर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे 1-2 तो ऐसे होंगे जो नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसे ही 1-2-4 सेल्स होंगे
जो नीचे आ जाएंगे। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस 1 घंटे में हो रहा होता है, लेकिन मैक्सिमम 20 mm तक ही सेडिमेंट होगा, उससे ज़्यादा सेडिमेंटेशन नहीं होगा। अगर 20 mm से ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्लम्पिंग फॉर्मेशन स्टार्ट है, यहाँ पर क्लम्पिंग हो रही है और आरबीसी का वजन बढ़ रहा है, आरबीसी जो है वो फास्ट सेडिमेंट हो रहे हैं। तो हम लोग गेस करते हैं कि यहाँ ESR जो है वो बढ़ा हुआ है। मान लो किसी पेशेंट में 30 ESR हो और किसी पेशेंट में 50 ESR हो mm, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस किसमें ज़्यादा है, इन्फ्लामेशन किसमें ज़्यादा हो रहा होगा? 50 वाले में इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि एक ही घंटे में उसमें 30 mm आया और एक ही घंटे में उसमें 50 mm आया। तो गैस ये होगा कि 50 mm आने का मतलब है कि सेडिमेंटेशन बहुत फास्ट हो रहा है, और सेडिमेंटेशन फास्ट तब होगा जब आरबीसीज का वजन 30 वाले से ज़्यादा होगा 50 वाले में, और आरबीसी का वजन तभी बढ़ेगा, ज़्यादा तब बढ़ेगा जब फाइब्रिनोजन का लेवल उसमें जो 30 वाला है उससे ज़्यादा 50 में हो, और फाइब्रिनोजन का लेवल तब ज़्यादा बढ़ेगा जब उसकी आवश्यकता इस पॉइंट में 30 वाले से ज़्यादा 50 वाले को हो, और 50 वाले को ज़्यादा फाइब्रिनोजन की आवश्यकता तब होगी जब 30 वाले से ज़्यादा इंजरी 50 वाले को हो, क्योंकि हीलिंग जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा फाइब्रिनोजन रिलीज होंगे लीवर से। तो जितनी ज़्यादा हीलिंग की डिमांड होगी उतने ज़्यादा फाइब्रिनोजन आएंगे, और जितने ज़्यादा फाइब्रिनोजन आएंगे उतने ज़्यादा आरबीसी पॉजिटिव होते चले जाएंगे और क्लस्टर फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा। तो आरबीसी तो ESR के बढ़ने का और ज़्यादा जितना ज़्यादा होते चले जाएं, गेस ये लगाना चाहिए कि जो हीलिंग प्रोसेस है, जो इंजरी पोर्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक तरफ इंजरी भी ज़्यादा हो रही है, एक तरफ हीलिंग प्रोसेस भी ज़्यादा हो रही है, और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन चलता जा रहा है। तो ये है आपके ESR का मैकेनिज्म। कुछ समझ में आया ESR का मेथड कैसे काम करता है? दूसरा एक मेथड और है, ये तो एक अलग मेथड है। एक मेथड और है जो ऑटो इम्यून रिएक्शन से ESR, ऑटो इम्यून जो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलेज, वहाँ से भी बहुत बार पढ़ना शुरू होता है। जैसे हम लोग की जो एंटीबॉडीज हैं, हम लोगों ने एंटीबॉडी का लेक्चर किया है पूरा, बहुत अच्छी बात है, और वहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आएगा कि बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं जो एंटीजन्स को होल्ड करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे एंटीबॉडी ऐसे भी हैं कि अगर आपके, जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन है, ये ब्लड सर्कुलेशन है और यहाँ आपकी आरबीसीज हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे आरबीसी ऐसे हैं जो आपकी आरबीसी को भी होल्ड कर लेते हैं, जैसे IgG और IgM, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो बहुत सारे आरबीसीज हैं जो अगर अपने स्ट्रक्चर में ना रहे, नॉर्मल स्ट्रक्चर में, या उनका जितना कलर शेड होना चाहिए नॉर्मल रेड कलर, उस कलर को ना मिले, वो कलर उनको ना मिले, तो वो आरबीसीज एबनॉर्मल आरबीसीज कहलाती है। जैसे मान लो कि एक आरबीसी का साइज है 7 से 8 माइक्रोन, और जब हीमोपोइसिस प्रोसेस चल रहा था तब वहाँ से आयरन डिफिशियंसी और बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी में वो मैच्योर नहीं हो पाया। तो बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी अगर होगी तो क्या होगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होंगे, वो मैच्योर नहीं होंगे, उनका क्रोमैटिन जो है वो श्रिंक नहीं करेगा। और क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, अगर आपने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ा होगा तो आप ये जानते हैं कि धीरे धीरे साइज कम होता है आरबीसी प्रोडक्शन में, आरबीसी का पहले वो बड़े होते हैं फिर धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं। नॉर्मल आरबीसी जो मेच्योर आरबीसी हैं उनको हम मानते हैं तब जब वो 7 से 8 माइक्रोन के बचे, और स्टार्टिंग हो जाती है 15-20 माइक्रोन से ही। तो अगर कोई आरबीसीज आ रही हैं ब्लड में तो नॉर्मल आरबीसी का साइज होना चाहिए 7 से 8 माइक्रोन, जो मेच्योर कहलाएगा।
माइक्रोन। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये एक आरबीसी है जो अभी मेच्योर नहीं हुआ, इमेच्योर कंडीशन में ही एरिथ्रोपोइसिस हो गई किसी डिफिशियंसी में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी में, तो ये कुछ ऐसा है आरबीसी। तो क्योंकि ये मेच्योर नहीं हुआ है तो ये शेप में भी नहीं आ पाया। दूसरा क्या है, मेच्योर नहीं हुआ है तो इसका साइज भी ज़्यादा कम नहीं हुआ। तो इसका साइज मान लेते हैं ये 12 माइक्रोन का है और ये बाइकॉन्केविटी नहीं है इसमें। तो जो आपके एंटीबॉडीज हैं जो आपके ब्लड में हैं, जैसे ये एंटीबॉडी, ये IgG मान लेते हैं कि ये IgG है, और ये एंटीबॉडी, इसको क्या माना जाए, कौन सा एंटीबॉडी हो गया? ऐसा स्ट्रक्चर पेंटामेरिक एंटीबॉडी कौन से हैं? IgM। तो मान लेते हैं ये IgM है। अब ये एंटीबॉडी आपके ब्लड सर्कुलेशन में है या किसी वॉल पे यहाँ है, जुड़े हुए हैं। तो ये जो नॉर्मल आरबीसीज हैं, जब इस साइड से इस साइड निकल रहे होंगे तो ये एंटीबॉडी जो हैं वो इनके खिलाफ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको पहचानेंगे। MSC मॉलिक्यूल इसको एड्रेस करेगा कि ये नॉर्मल है, जाने दीजिए। लेकिन जब ये वाला इसके पास से गुजर रहा होगा तो इसको लगेगा कि ये कुछ एबनॉर्मल है, ये सेल अच्छा नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये तुरंत इसको होल्ड कर लेंगे, इस आरबीसी को तुरंत होल्ड करेंगे। और क्योंकि आप जानते हैं कि ये बहुत कि एक एंटीबॉडी के पास जो एंटीजन होल्डिंग पार्ट है, वो नॉर्मली यहाँ पर 2 पार्ट हैं, यहाँ भी है एंटीजन होल्डिंग पार्ट, यहाँ भी है फ्रेगमेंट, एंटीजन होल्डिंग फ्रेगमेंट, और ये FC पोर्शन है। तो एंटीजन होल्डिंग फ्रेगमेंट नॉर्मली 2 हैं, लेकिन जब आप IgM पे जाते हैं तो इनके पास ये पेंटामेरिक है, इनके पास बहुत सारे हैं, ये मल्टी होल्डर्स इनके पास 10 होल्डर्स हैं। तो ये एक मान लेते हैं एक होल्डर यहाँ है, एक होल्डर से इसने एक आरबीसी को पकड़ लिया और दूसरे होल्डर से इसने दूसरे आरबीसी को पकड़ लिया, वो क्योंकि एक ही आरबीसी तो ऐसा आया नहीं स्ट्रक्चर का, उसने एक आरबीसी और पकड़ लिया। तो ये तो हो गया नॉर्मल। और अगर यहाँ सोचो कि ये काम ये करने लग जाए, IgM करने लग जाए, तो ये कितने सारे आरबीसी को होल्ड कर सकते हैं आपस में एक साथ। तो ये बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स को होल्ड करके और पास ले आए, अपने पास होल्ड कर लिए। अब बहुत सारे आरबीसी जब पास में आ गए तो आरबीसी आपस में क्लम्पिंग करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही पास में आएंगे तो तुरंत अटैच होते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये पास में लेकर आ गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये सारे नॉर्मल सेल हैं और थे भी। तो ये जब पास में लाया तो यहाँ भी क्लम्पिंग शुरू हो गई, जो यहाँ फाइब्रिनोजन के कारण हो रहा था, अब यहाँ एंटीबॉडी के कारण हो रहा है। तो एक आरबीसी का वेट जो है वो अगर हम लोग कुछ भी माने नॉर्मली, तो जब 7 से 8, 10, 15 आरबीसी इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो इस क्लम्पिंग का वेट ज़्यादा होगा। और अगर ये कहा जाए कि ये फाइब्रिनोजन ना होकर यहाँ पर एंटीबॉडीज हैं, यहाँ एंटीबॉडीज हैं और इस सेल में एंटीबॉडी नहीं है, तो सेम अप्लाई होगा कि अगर एंटीबॉडी के कारण भी क्लम्पिंग फॉर्मेशन हो रहा है, जो एंटीबॉडी उनको एबनॉर्मल मानकर पकड़ रहे थे, और ऑब्वियसली अगर एंटीबॉडी उनको होल्ड करेंगे तो उनको फिर तैरने में दिक्कत आएगी। जैसे आपके पैर में 5-5 किलो के जूते पहना दिए जाए, फिर कहा जाए आप चलिए, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी। वैसे ही ये जो एंटीबॉडीज हैं, तो नॉर्मल आरबीसी अगर ये है और अगर इसको कहा तो ये तैर सकता है अपनी फ्रीडम के साथ, लेकिन अगर इसको एक एंटीबॉडी होल्ड कर ले तो अब इसके ऊपर एंटीबॉडी का वजन आने लग जाएगा और ये फिर तैर नहीं पाएगा उतने फ्रीडम के साथ। और एंटीबॉडीज करते भी क्या है, एंटीबॉडीज होल्ड करके किलर सेल को जाकर प्रेजेंट कर देते हैं और MSC मॉलिक्यूल उसको वेरीफाई भी कर देगा कि ये एबनॉर्मल है, तो किलर सेल उसको मार देंगे आरबीसी को। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा हो तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है हीमोलाइटिक एनीमिया,
क्योंकि लाइसिस हो रही है हीमो की और धीरे धीरे एनीमिया हो ही जाएगा। और ऑटो इम्यूनिटी के कारण हो रहा है, एंटीबॉडी के कारण हो रहा है, जहाँ पर कोई और कॉज ही नहीं है तो ऑटो इम्यूनिटी है, तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाएगा। अब अगर किसी को सोचो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा हो और उसका ब्लड आप निकालें और ट्यूब में डाल दें, तो उसका ESR बढ़ा आना चाहिए या कम आना चाहिए? क्वेश्चन ये है। उसका ESR बढ़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी के कारण वहां क्लम्पिंग फॉर्मेशन हो रही है। जैसे यहाँ एक एंटीबॉडी हो और ये पेंटामर है, इसके पास बहुत सारे होल्डर्स हैं, कुछ ऐसा, इसके बहुत सारे होल्डर हैं और बहुत सारे RBCs को इसने होल्ड कर रखा है, बहुत सारे RBCs को। तो ये सारे RBC आपस में क्लम्प करेंगे और अब इसका वजन बढ़ गया और ये नीचे सेडिमेंट तेज होंगे, फास्ट सेडिमेंटेशन रेट होगा इनका। तो नॉर्मल में RBC तैर सकते हैं, इनका सेडिमेंटेशन 20 तक ही होगा, लेकिन जहां पर ये क्लम्प्ड है, जहां पर इनका वजन बढ़ गया है, तो इनका सेडिमेंटेशन रेट फास्ट होगा, एक ही घंटे में। तो हमें यहाँ हो सकता है 20 या यहाँ हो सकता है 40, 30, 50, कुछ भी आ सकता है। तो ये ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण भी ESR आपके बढ़ते हैं, जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। दूसरा फाइब्रिनोजन डिपेंडेंट। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो ऑटो इम्यून रिएक्शन है, क्योंकि अब ऑटो इम्यून रिएक्शन हो रहा है और ये एंटीबॉडी ले जाकर किलर सेल्स को देंगे और किलर सेल्स इसको फैगोसाइट करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये भी तो सेल हैं बॉडी के, RBC भी सेल हैं बॉडी के, तो फैगोसाइटिक प्रोसेस जब चल रहा होगा तो उस फैगोसाइटिक प्रोसेस के रिस्पांस में और ज़्यादा WBC आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुछ उनको लगेगा एबनॉर्मल चला, साइटोकाइन रिलीज होगा यहाँ से,